वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का ये जो लेक्चर है ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसमें हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर कवर करेंगे, बेसिकली जो द हिंदू न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। क्योंकि आप लोगों को पता है कल जो है आप लोग की ये रिवीजन की वीडियो आई थी, तो लगभग 2 घंटे की रिवीजन की वीडियो थी जिसमें दिसंबर मंथ का करंट अफेयर हम लोगों ने कवर किया। इसका कुछ और पोर्शन बचा हुआ है, वो जैसे आप लोग बोलोगे या तो मैं उसके लिए एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आप लोगों के लिए आ जाऊंगा, या फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि नवंबर का महीना जब आए उसी में इसको इंक्लूड कर दूं तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा जरूर कैसा आप लोग चाहते हैं, नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं या फिर इसको नवंबर के महीने में इंक्लूड करके लेकर आऊं। जैसा आप लोग बोलोगे वैसा कर लेंगे। अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट बोलोगे तो जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा। बाकी इसके अलावा जिसने नहीं देखा है अब तक, जनवरी और फरवरी का भी आप लोग का कंप्लीट करंट अफेयर आ चुका है, जिसमें सिंगल वीडियो में पूरा करंट अफेयर कवर किया गया है। ये दिसंबर का है, हर एक सप्ताह एक महीने का करंट अफेयर हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ऐसे ही पीछे चल रहे हैं, पीछे पीछे चलते चल रहे हैं। तो इसी के चलते जो नेक्स्ट वीक आएगा आप लोगों को नवंबर का आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर रिवीजन कर कर एग्जाम में आप लोग नहीं बैठेंगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा यार कुछ भी नहीं पढ़ा है और सब कुछ पढ़ा हुआ है, यानी कि कुछ भूलोगे और कुछ याद आएगा, इस तरीके चीजें चलती रहेंगी। पर लेकिन अगर रिवीजन कर लोगे तो जो पढ़ा है वो सारा याद आएगा और शानदार तरीके से आप लोग एग्जाम को क्लियर करोगे। मंडे है, आज का दिन जो है आप लोगों के लिए एक नए वीक, नए सप्ताह की शुरुआत होती है। तो पूरा जो दिन है वो शानदार तरीके से आप लोगों को यूटिलाइज करना है, ताकि पूरे सप्ताह में आप लोगों का जोश बना रहे। और ये जो जोश मेंटेन रहेंगे तभी आप लोग चीजों को आगे लेकर चल पाएंगे। देखिए 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो क्या करते हैं, पूरे दिन उठते हैं, सुबह को मॉर्निंग से शानदार तरीके से अपने काम को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। एक वो होते हैं जो थोड़ा लेट उठते हैं, लेट काम चलता है, डल फील करते हैं, कोई भी काम एनर्जी में नहीं करते हैं। जी दोनों रहे, पर लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो अच्छे से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना रिजल्ट लेकर आएगा। सेकंड वाला भी टाइम इतना ही यूज करेगा, या फिर आप लोग बोल सकते हैं वेस्ट करेगा, पर लेकिन उसका रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा। तो अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए क्या आप लोगों को करना है। आज एक काफी इंपॉर्टेंट डे है, 15 मार्च। हालांकि मॉर्निंग में जो 4 बजे उठे होंगे उन्होंने वीडियो देखी होगी, पीआईबी वाली वीडियो में ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया था, पर फिर भी लगा कि एक ऐसा डे है जो कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और हर एक इंडियन या हर एक जो पर्सन इस पृथ्वी पर रह रहा है वो एक कंज्यूमर है। तो आप लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं हर टाइम। तो आप लोग के लिए यहाँ पर ये बेसिकली जो डे होता है, इसमें अब की बार की जो थीम रखी गई है, ये बोला गया टैकल, जो एक तरीके से जो टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको टैकल करना है, उसको कंट्रोल करना है। कुछ भी आप लोग खरीद कर लाकर आते हैं मार्केट से और खुद आप लोग उसको यूज करते हैं तो आप लोग कंज्यूमर हो गए। अगर आप लोग लाकर मार्केट से आप लोग फिर उसको बेचना स्टार्ट करते हैं तो आप लोग कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो 15 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम जरूर याद रखिएगा, प्लास्टिक का जो पोल्यूशन जो बेसिकली बढ़ता है उसको रोकने की कोशिश की जाती है, और आप लोग भी इससे बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हैं तो पॉलिथीन वगैरह आप लोग न लीजिए, वहां से अपना खुद का जो बैग लेकर चलिए घर से। इसी के साथ में जो स्ट्रॉ वगैरह या प्लास्टिक की जो चम्मच होती हैं वो आप लोग एक तरीके से यूज न करें, ताकि ये सब चीजें आप लोग कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जानेंगे, कुछ आज की रहेगी और कुछ कल की रहेगी। बाकी एडिटोरियल सारे आज के रहेंगे, तो फिर वो डिस्कस करेंगे। बहुत प्यारे एडिटोरियल है, एक तो इतना शानदार है जो कि आप लोग सुनकर मजा आ जाएगा, तो काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर एनपीआर के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग थोड़े लंबे समय से चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो एनपीआर पहले काफी लंबे समय से न्यूज में चल रहा है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये बनाया किस तरीके से जाता है, देखिए अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन हमारी कंट्री में लास्ट 6 मंथ से हमारी कंट्री में रह रहा है, या फिर आगे आने वाले 6 मंथ में वो रहने वाला है, तो हमारी कंट्री में ये जरूरी है कि उसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर काउंट किया जाए, ताकि अगर कोई भी स्कीम वगैरह आ रही है, कोई भी ऐसी चीजें आ रही है, तो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सके। तो एनपीआर जो है ये अब की बार बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ऑनलाइन डिटेल इसकी प्रोवाइड कराई जाएगी, ऑनलाइन फिल किया जाएगा, ठीक है। इसमें कई सारी और भी बातें की जाती है। सबसे पहले तो ये मिनिस्ट्री जो होम अफेयर है वो ये सारे काम करती है। जब हमारी कंट्री में नेशनल जो सिटीजनशिप, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जब आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब हमारी कंट्री में लाया गया, उस टाइम पर भी कई सारी यहां पर चीजें देखने को मिली। तो कई सारे क्वेश्चन यहां पर है जिसके चलते एनपीआर को लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जो क्वेश्चन है, जो फ्रेश क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए, ठीक है। जैसे कि कई बार बोला गया था कि इसमें कई सारी चीजें कि कहां पर पैदा हुए, ठीक है, फादर का नाम, मदर का नेम। तो कई सारे जो बाहर के लोग यहां पर रह रहे हैं उनकी, जैसे कि उनकी आईडी मांगी जाती है, आधार कार्ड वगैरह, अगर अपनी कंट्री के रह रहे हैं, तो कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जिसके चलते क्रिटिसाइज किए जाते हैं कि यहां पर कई बार की जिस तरीके से बाहर के जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके बाहर भेजने की कोशिश की जाती है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह निकल कर आती है कि जब बाहर भेजने की बात करते हैं, आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं,
फिर यहाँ पर ये भी बोलते हैं पड़ोसी देशों को कि हाँ हम लोग किसी को सेंड नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि ये समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर मुद्दा किया क्यों जाता है। हालांकि ये अब की बार नहीं है, पास से ही यहाँ पर एनपीआर चलता हुआ आता है, तो इसको आप लोग कंफ्यूजन में मत लीजिएगा, ठीक है। तो एनपीआर की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और इसको बेसिकली जो बोला गया है वो याद रखिएगा कि हमारी कंट्री में कोई सिटीजन अगर 6 महीने रह चुका है या आने वाले 6 महीने रहने वाला है, उसको इसके तहत यहाँ पर रजिस्टर करना होता है, ठीक है। तो ये एनपीआर जो है ये अर्लियर कलेक्ट किया गया था 2010 में, इसके बाद में फिर 2015 में यहाँ पर जो बेसिकली कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिली इलेक्ट्रॉनिक डेटा से रिलेटेड। अब यहाँ पर अब आप लोगों के सामने है यहाँ पर जो अब एनपीआर कनेक्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा एक आइडिया इसके बारे में जो याद रख सकते हैं। बाकी जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी दिखाया, तो कार्टून आप लोग देखते हैं यहाँ पर, कार्टून में यहाँ पर ये जो है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बारे में बता रहा है। तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है आज के डेट में, वो यहाँ पर पूरा शानदार तरीके से रैली कर रही है, उनकी टांग में चोट लग गई है, उसके बाद भी वो कंटिन्यूअस यहाँ पर रैली कर रही है। तो अभी यहाँ पर क्या किया गया है, जो पैनल है उसके जो पोल पैनल है उसके द्वारा ऑर्डर किया गया है 2 आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इनको चोट लगी है तो कुछ ना कुछ कोताही उनके द्वारा बरती गई है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, और ये फ्रंट पेज पर न्यूज है। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो बात की जा रही है यहाँ पर कांग्रेस के बारे में, तो एक ग्रुप का नाम आप लोग याद रखते हैं G23 ग्रुप जो है यहाँ पर ये कांग्रेस के अंदर से निकलकर ये ग्रुप आ रहा है, और G20 के साथ में कंपेयर मत करना, वो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उनके बारे में है। यहाँ पर ये G23 है, यहाँ पर कांग्रेस के अंदर से ग्रुप निकल कर आ रहा है जो कि लीडरशिप को लेकर चिंतित है। इनको ये लगता है कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो अप टू द मार्क नहीं है, फिर एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं कांग्रेस की जो लेगेसी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कांग्रेस जो है अंग्रेजों के टाइम से चली हुई आ रही है और बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी आजादी में कांग्रेस का जो गठन किया गया था वो 1885 में किया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, ये कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन इस तरीके के आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली, जब कांग्रेस का गठन किया गया तो उसके जो 4 सेशन देखने को मिले, वो 4 सेशन जो है वो अलग अलग लीडर के द्वारा इनको चेयर किया गया। ये सेशन कहां कहां पर देखने को मिले, और इसी के साथ में अलग अलग रिलीजन के जो लीडर थे उनके द्वारा इनको चेयर किया गया। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखिएगा, देखता हूं कौन कौन हिस्ट्री पढ़ रहा है और कितना रिवीजन आप लोग कर रहे हैं, पता होना चाहिए ना मुझे भी कि कितनी पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, तो इसके बारे में जरूर बताना। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है, अगर कोई भी आप लोग घर वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आप लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, एक लार्ज स्केल पर एक जो चीटिंग की जाती है जिसके चलते यहाँ पर लोगों के पैसा फंस जाता है। और कभी डिजिटल ट्रांजेक्शन के बारे में अगर आप लोग बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कई सारे ऐसे जो यहाँ पर बेसिकली प्रोग्राम लेकर आते हैं, जिसके चलते बात की जाती है कि यहाँ पर इसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। जैसे कि अगर आप लोग कुछ भी डिजिटल जो खरीदते हैं, कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो कई बार आप लोग ओटीपी मांगा जाता है, तो कई सारे लोग इस तरीके के फ्रॉड करते हैं। तो डिजिटल चीजें अच्छी हैं, आप लोगों का टाइम जो है कम लगेगा, पर लेकिन इतना ही ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगा कि आप लोग डिजिटली कितने ज्यादा इंपावर हैं। अगर आप लोग डिजिटली चीजों को लेकर ढंग से सीरियस नहीं है तो ये उतना ही ज्यादा नुकसान भी आप लोगों को पहुंचाती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगर आप लोग कोताही बरतेंगे तो बहुत सारी आप लोगों की मेहनत की कमाई जो है वो ऐसे ही जा सकती है। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि फिर से जो हाईकोर्ट है उनके द्वारा फिजिकल हियरिंग स्टार्ट कर दी गई है, पहले जो अब तक ऑनलाइन चल रही थी, तो आने वाले टाइम में अब आप लोगों को जो नॉर्मल तरीके की हियरिंग कोर्ट के देखने को मिलेगी, और कोर्ट के आसपास में जो भीड़ भड़ाका देखने को मिलेगा फिर से, जो अब तक आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा था। कोर्ट में जाओ तो आसपास वाले रीजन में आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि रीजन आप लोग देखिए कि यहाँ पर दुनिया भर के केसेस आते हैं, तो जनता इतनी ज्यादा इकट्ठी होती है और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी चलती है इससे, जो आसपास वाले रीजन में जो ठेली वगैरह रेडी वगैरह लगाकर बैठे रहते हैं। तो फिर से यहाँ पर फिजिकल हियरिंग स्टार्ट की जाएगी। बाकी इन्वायरमेंटलिस्ट जो है या फिर जो रेजिडेंट है अरावली वाली रेंज में रहते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर अब फिलहाल जो है कोई भी किसी भी तरीके से माइनिंग जो है वो स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, यानी कि यहाँ से जो खुदाई की जाती है, जो भी यहाँ से चीजें निकाली जाती है वो स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी हरियाणा के द्वारा बोला गया कोविड-19 ने जो है वो खस्ता हालत कर रखी थी इकोनॉमी की, तो हमको फिर से यहाँ पर माइनिंग करने के लिए अलाउ कर दीजिए। पर लेकिन यहाँ पर अभी जो देखते हैं क्या कंडीशन निकल कर आती है। तो ये हियरिंग की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने, इस पर्टिकुलर जो हरियाणा के द्वारा जो यहाँ पर परमिशन मांगी जा रही है। तो जो माइनिंग है यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में, वो कई बार बोला जाता है कि काफी एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती है इस रीजन के ऊपर, तो इसलिए इसको रोक दिया गया था। आज के दिन में अगर आप लोगों से पूछे अरावली रेंज कहां कहां तक फैली हुई है, तो याद रखिएगा गुजरात के साथ में हरियाणा, मैप में आप लोग देखिए एक बार, तब आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। जो यहां पर देखने को मिलेगी बेसिकली आप लोग देखते हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। तो ये 4 एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कोई आप लोगों से पूछे अरावली वाली रेंज, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है। तो माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या सोल्यूशन यहां पर निकलकर सामने आता है।
नेक्स्ट यहां पर म्यांमार के अंदर काफी बुरी कंडीशन बनी हुई है। 38 जो यहां पर म्यांमारी हैं उनकी अभी जान चली गई है यहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि एक कू देखने को मिला है यहां पर जिसमें जो गवर्नमेंट जो थी उसको पलट दिया गया यहां की मिलिट्री या आर्मी के द्वारा, जिसके चलते प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, यूएसए के द्वारा भी, पर लेकिन अभी कोई ऐसा सोल्यूशन निकलकर नहीं आ रहा है। तो देखते हैं क्या सिचुएशन यहां पर बनती है, जो कि एक दयनीय कंडीशन है आज की डेट में म्यांमार के अंदर। तो हमारे लिए भी एक दिक्कत का रीजन है, क्योंकि हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उसके साथ में म्यांमार की बाउंड्री टच करती है। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं, अगर आप लोग इस मैप में देखिएगा तो यहां पर आप लोग देखिए मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार को टच करते हैं, और अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा बॉर्डर टच करता है म्यांमार के साथ में। तो इसीलिए हमारी कंट्री में भी खासकर काफी दिक्कत होती है, क्योंकि लोग बहुत सारे हमारी कंट्री में रिफ्यूजी बनकर आ रहे हैं, जिसके चलते प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और इसी के चलते जो हमारी कंट्री में मिजोरम में ग्रुप है कई सारे, वो भी यहां पर मांग कर रहे हैं कि इंडिया को भी म्यांमार के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, हमारी कंट्री को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, म्यांमार पर कोई ना कोई सैंक्शन लगाना चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली जो है कई सारी म्यांमारी जो पुलिस है उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था, तो उसके चलते बहुत सारे जो म्यांमार के जो लोग हैं हमारी कंट्री में रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों को याद होगा 1971 की वॉर। 1971 की वॉर में क्या हुआ था, उस टाइम पर जो वेस्ट पाकिस्तान है उसके द्वारा अटैक किया गया ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, यानी कि जो वेस्ट पाकिस्तान था उस टाइम पर, आज के में आप लोग पाकिस्तान बोलते हैं, तो अटैक किया गया था ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के ऊपर 1971 में। उस टाइम पर इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, पर लेकिन इंडिया के द्वारा हेल्प की गई तो आजाद होकर एक नई कंट्री बन गया, और वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पर लेकिन उस टाइम पर भी बहुत सारे लोग जो थे हमारी कंट्री में, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, जो खासकर त्रिपुरा, बहुत सारे लोग जान बचाकर जैसे तैसे हमारी कंट्री में आकर यहां पर रहे थे। तो उस टाइम पर भी एक कंडीशन देखने को मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन अभी यहां पर आप लोगों को म्यांमार के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं कब तक शांति यहां पर बन पाती है। इसके ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो क्वाड के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वहां पर भी म्यांमार वाला एंगल हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी यहां पर बात की जा रही है वेनाद। वेनाद जो पर्टिकुलर एरिया है, यहां पर आप लोगों ने जो बेसिकली वेनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना होगा, तो यहां पर कई सारी ऐसी जो नहीं कहते आप लोगों ने, अगर आप लोग जैसे आप लोग के आसपास में कोई ऐसा तालाब वाला एरिया है तो उसमें जो हरा हरा सा पूरे तालाब में भर जाता है, तो समुद्र शोक बोलते हैं बेसिकली, शायद जलकुंभी भी शायद उसको बोलते हैं, आप लोगों के लोकल एरिया में क्या बोलते हैं, तो वो क्या करता है पूरे उसको कैप्चर कर लेता है। तो इसी तरीके से यहां पर वेनाड के अंदर बोला जा रहा है कि यहां पर जो जो बैम्बो है बेसिकली, उसके अंदर कई सारी ऐसी चीजें यहां पर अभी उग रही हैं कि उनकी जो प्रजाति है उसको ढंग से नहीं उगने दिया जा रहा है। तो ये वेनाड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला के अंदर, ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसी के साथ में यहां पर ये जो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है वहां पर भी ये दिक्कत निकलकर सामने आ रही है। तो अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर नेशनल पार्क या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व अगर न्यूज में रहता है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से। तो हम लोगों ने केरला के बारे में बात की, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ये न्यूज हालांकि कल की थी जो मैंने भी आप लोगों को बताई। अब थोड़ी सी कुछ कल की न्यूज है आप लोगों के सामने। यहां पर अभी जो तमिलनाडु के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं तो तमिलनाडु के अंदर बोला गया कि 75% जो जॉब है वो तमिलनाडु इंडस्ट्री के लिए यहां पर ये सेव करके रखेंगे। इसके बारे में भी एक आर्टिकल इंटरेस्टिंग जो हरियाणा को भी काउंट कर चल रहे हैं। अभी कई सारे ऐसे राज्य हैं जो अभी ये बोल रहे हैं कि हम लोग लोकल एरिया में जो भी यहां पर आज के एरिया में जो जॉब है उनको हम लोग लोकल एरिया के लोगों के लिए यहां पर सिक्योर करेंगे। तो बड़ा ही प्यारा आर्टिकल जब डिस्कस करूंगा तो आप लोग कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेगी। इवन इंटरव्यू भी अगर आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछ जाए तो आप लोग क्या आंसर दोगे उसके बारे में जानेंगे। हमारे कंट्री में महाराष्ट्र के अंदर यहां पर 60% ऑफ एक्टिव केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफी लार्ज स्केल पर चीजें बढ़ती जा रही है। और इसकी के साथ में जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, याद रखिएगा हमारी कंट्री में जो हवाई जहाज से रिलेटेड जो भी रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। तो उनके द्वारा बोला गया कि अगर कोई मास्क यूज नहीं करेगा फ्लाइट के अंदर तो उसको नो फ्लाइट लिस्ट में भी उसको डाला जा सकता है कि आगे वो अब कभी भी जो फ्लाइट में बैठ नहीं पाएगा उसके ऊपर सैंक्शन लगाया जाएगा। कभी भी नहीं, मतलब कुछ महीनों का सैंक्शन लगा दिया जाता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिर से केसेस बढ़ रहे हैं काफी लार्ज स्केल पर लोगों की लापरवाही की वजह से। तो एक कंडीशन सामने निकलकर आ रही है। हरियाणा की जो कई सारे जो फार्मर हैं वो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर ये वुमेन है ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। तो उसके चलते यहाँ पर इनको लोगों को एंगेज भी किया जा रहा है यहाँ पर किस तरीके से जो लोग इतने लंबे समय से वहां पर रह रहे हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर ये डांस परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इवन जो आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा, हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखेंगे, जब यहाँ पर महात्मा गांधी जी चलते थे मूवमेंट के टाइम पर तो बहुत सारी महिलाएं उनके साथ में हुआ करती थी, यानी कि बहुत सारी औरत भी उनके साथ में मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती थी। तो इसी के साथ में दो ऐसे इंसिडेंट अभी देखने को मिले। एक तो शाहीन बाग वाला मुद्दा जहां पर बहुत सारी वुमेन के
द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। और दूसरा यहां पर अभी देखने को मिला ये फार्मर प्रोटेस्ट। और अगर हरियाणा के अंदर आप लोग देखेंगे तो जो महिलाएं हैं वो काफी लार्ज स्केल पर किसान हैं, यानी कि किसान हैं काफी लार्ज स्केल पर महिलाएं, तो इसलिए इनका पार्टिसिपेशन यहां पर बनता है, क्योंकि इनके भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो महिलाओं के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो। क्योंकि आज की डेट में अगर जमीन के बारे में बात करें, महिला खेती तो करती है पर लेकिन उनके नाम जमीन नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि प्रॉपर वे में हम लोग महिला को काउंट नहीं करते हैं, पर लेकिन जरूरी है काउंट करना, तो इसके चलते इनको भी रिकॉग्नाइज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका के जो साइड से एक न्यूज निकल कर आ रही है, ये भी कल की न्यूज है यहां पर, कि श्रीलंका में बुर्का जो है बैन कर दिया गया रिसेंटली अभी, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि यहां पर जो प्रिवेंशन ऑफ जो टेररिज्म है उसके तहत यहां पर बैन किया गया है। हालांकि इसको जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड की, उनके द्वारा ड्रैकोनियन इसको बताया नहीं कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जो आज के दिन में इनके जो प्रेसिडेंट है, जो आज के दिन में राजपक्सा इनके प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा यहां पर ये स्टेप उठाया गया है। तो अभी हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका में बुर्का बैन किया गया, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। बाकी यहां पर ये काफी बुरी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। देखिए जरा सी देर में इंसान की जान जा सकती है। तो अगर आज की डेट में हमारी कंट्री में एक्सीडेंट के बारे में बात करें तो एक्सीडेंट की वजह से लगभग 1.5 लाख लोगों की जान जाती है। ये जो एक्सीडेंट होते हैं जिनको हम लोग रोक सकते हैं। अभी याद रखिएगा हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है उसके द्वारा एक टारगेट रखा गया कि इनको घटाकर 75,000 पर हम लोग को लेकर आना है, यानी कि आधा करना है। कब तक करना है ये आप लोग बताइएगा। ये मैंने रिवीजन वाली जो वीडियो आई थी उसमें भी डिस्कस किया था, नैनो में भी डिस्कस किया था और हिंदू में भी, यानी कि तीनों वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से। तो अब आप लोगों को नहीं बोलना है। आप लोग अगर कुछ ऐसा लिखने के लिए आता है तो वहां पर लिख सकते हैं। अभी क्या हुआ, यहां पर एक डिवाइडर देखने को मिला यहां पर द्वारिका के अंदर, और 2 जो बच्चे थे उनकी जान चली गई। 20 साल के थे यहां पर यूथ आप लोग बोल सकते हैं, बच्चे तो हालांकि नहीं, इनकी जान चली गई। तो जरा सी लापरवाही आप लोगों को एक तरीके से इतना ज्यादा खतरनाक लेवल पर ले जा सकती है। तो ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए जब भी कोई गाड़ी वाड़ी चलाते हैं। बाकी यहां पर ये घर भी बनाने स्टार्ट कर दिए सिंगू बॉर्डर के ऊपर। प्रोटेस्ट के चलते तो पूरा तामझाम है किसानों के पास में, वो बिल्कुल ये ठान कर आए हैं कि तब तक यहां पर चीजें नॉर्मल नहीं होगी तब तक नहीं जाएंगे। तो गाजीपुर बॉर्डर पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। बाकी अभी हमारी कंट्री में यहां पर एक केस निकल कर आया जिसके चलते जो यूएन का राइट पैनल है उसने हमारी कंट्री को क्रिटिसाइज किया है। क्या है ये केस, यहां पर ये साफूरा जारगार के बारे में। ये एक वुमेन थी जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन थी और इनको पकड़ा गया जामिया मिलिया इस्लामी की, ये बेसिकली जिनको यहां पर पकड़ा गया उस टाइम पर जो प्रोटेस्ट करी थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, और इसी के साथ में हमारी कंट्री जो जहां पर जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो उसको लेकर, और दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसको लेकर इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, पर लेकिन इनको गिरफ्तार किया गया। तो उसी के चलते क्रिटिसाइज किया जा रहा है हमारी कंट्री को। यहां पर यूएन की जो बॉडी है तो इसके बारे में याद रखते हैं, यूएन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, वर्किंग ग्रुप अगेंस्ट आर्बिट्रेटरी डिटेक्शन, यानी कि बिना किसी मुद्दे के जब किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप लोगों को याद होगा अभी हम लोगों ने एडिटर गिल्ड के बारे में बात की थी जो नैनो आती है उसकी में, तो उसमें बात की गई कि आज के दिन में हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ भी आवाज उठाता है तो भले ही सही हो चाहे गलत हो उसकी आवाज को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसी कई सारी बातें बोली जाती हैं। तो इनको अभी यहां पर छोड़ा गया तो आवाज उठाई गई यूएन के द्वारा, तो उसके लिए थैंकफुल इनके द्वारा बोला गया कि ये सारी सिचुएशन सही नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट से भी पूछा है, हालांकि गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया इसके बारे में। तो आगे देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। नेटफ्लिक्स एक प्रॉब्लम से जूझ रहा है। वो प्रॉब्लम ये है कि खरीदता एक बंदा है और वो अपना पासवर्ड शेयर कर देता है अलग अलग लोगों के साथ में, सब फिर बैठकर नेटफ्लिक्स का मजा लेते हैं। क्या आप लोग में से भी ऐसा कोई है इस तरीके से जो चीजें कर रहे हैं? तो देखिए इसके चलते यहां पर इनको नुकसान हो रहा है, तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव खोजने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक मुद्दा रहता है। आप लोगों से मैंने भी बात की यहां पर श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के ऊपर एक केस चल रहा है यहां पर, अगर बात करें इसके अंदर यूएन जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसके अंदर, तो अभी श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है गोटबिया राजपक्से, उनके द्वारा हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, इनसे बात की गई और ये चाहते हैं कि इनको सपोर्ट दिया जाए क्योंकि वहां पर वोटिंग होती है। तो अगर उनके खिलाफ वोटिंग गई तो यहां पर उनके ऊपर कई सारे आरोप लग सकते हैं, कई सारी जो डील है वो भी यहां पर इनकी रुक सकती है, इन्वेस्टमेंट जो है वो रुक सकता है। तो लगभग मान की जा रही है 400 बिलियन के करीब यहां पर जो इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल सकता है। हमारी कंट्री 4 बिलियन, ठीक है, हमारी कंट्री के साथ में 400 मिलियन का एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बेसिकली होता है कि दोनों कंट्री जो है वो अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे, दूसरी करेंसी को यूज नहीं करेगी। यानी कि हमारी कंट्री करेंसी से इंडिया और श्रीलंका की करेंसी से जो भी सामान खरीदा जाना है तो उसको लेकर ये यूज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या कंडीशन यहां पर निकल कर आती है। इसी तरीके से चाइना से भी काफी ज्यादा हेल्प ली जाती है। देखिए हमारे पड़ोसी देश क्या करते हैं, अगर इंडिया हेल्प करता है तो सही है, वरना चाइना की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। चाइना हेल्प नहीं करेगा तो इंडिया की गोद में आकर बैठ जाते हैं। तो कई बार इंडिया और चाइना को ये पैरेलल में यूज करते हैं अपना अपना जो है काम उसको निकालने के लिए, ठीक है।
हांगकांग के बारे में अगर बात की जाए तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आप लोग एक न्यूज बोल सकते हो। हांगकांग एक ऐसा पार्ट है जो कि पहले यूके के अंदर हुआ करता था, पर लेकिन यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन भी आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया 1997 में। तो 1977 में जब एग्रीमेंट साइन किया गया तो इन्होंने हांगकांग जो था वो चाइना को दे दिया। ये तो बोला चाइना को हांगकांग देते हुए कि हांगकांग हम तुमको दे तो रहे हैं, पर लेकिन हांगकांग एक डेमोक्रेटिक एरिया है। अगर आप लोग देखिएगा तो यहां पर ये है चाइना, अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर कीजिए तो यहां पर आप लोगों को इस एरिया में हांगकांग देखने को मिलेगा। तो हांगकांग आज की डेट में यहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं कई लार्ज स्केल पर, क्योंकि चाइना जो है उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है और कंप्लीटली अपने अंदर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हांगकांग में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, प्रॉपर वे में सारी चीजें चलती है, पर चाइना में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसके चलते प्रॉब्लम ये निकल कर आ रही है कि हांगकांग चाहता है कि वो लोग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बन जाए। अभी यहां पर इलेक्शन के मुद्दे को भी लेकर यहां पर चाइना के अंदर कुछ चेंज किए गए ताकि हांगकांग में अंदर जो चाइना की जो सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है उनको प्रेफरेंस मिल सके। तो कई सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं। हालांकि चाइना को कई बार वॉर्न भी किया जाता है अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग कंट्री के द्वारा, से यूरोपियन यूनियन हो गया, उसने भी यहां पर चाइना को ये हरकतें करने से रोका है। चाइना जो है वो प्रो डेमोक्रेटिक जो हांगकांग है उसको सप्रेस इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि यहां पर भी ऐसा ही मुद्दा चले जैसा चाइना में चलता है। और चाइना में क्या है, एक पार्टी का रूल है। चाइना एक पार्टी का रूल है, उसी पार्टी के अलग अलग मेंबर खड़े हो जाते हैं और उसी में से आप लोगों को एक को वोट देनी पड़ती है। उन्हीं बच्चों को खेलने के लिए खिलौना दे देते हैं कि खेलो बेटा, तो चाइना में ऐसा खिलौना दिया जाता है चाइना की जनता को। वहां पर कोई इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं, जैसे हमारी कंट्री में पार्टी जो है कुकुरमुत्ते की तरह आप लोगों को फैली हुई नजर आएगी। दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टी है। यूएसए में भी आप लोग जाओगे तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दो पार्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी जिनके बीच में कड़ा संघर्ष चलता है। पर चाइना में एक ही पार्टी है, उसी में से आप लोगों को चूज करना होता है कि चूज कर लो कौन सा, छांट लो कौन सा आप लोगों को अच्छा इंसान लग रहा है, उसी को प्रेसिडेंट बना दे। और चाइना के प्रेसिडेंट जो फिलहाल शी जिनपिंग है वो तो ऐसी गुडली मारकर बैठ गए कि वो तो अब यहां से जाने वाले भी नहीं है। ऐसा भी मुद्दा आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें यहां पर बोलिविया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट जिनका नाम है अनीस। ठीक है, तो यहां पर इनको अभी अरेस्ट कर लिया गया कूप के चलते। देखिए हर एक इंसान का लक सही नहीं होता है। अभी म्यांमार में कूप किया गया म्यांमार की आर्मी के द्वारा, तो वहां पर उनको वहां पर एक तरीके से उनका कूप सक्सेसफुल हो गया। पर कई जगह ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती है। वेनेजुला भी एक ऐसी कंट्री है जहां पर कूप करने की कोशिश की गई थी। यहां पर आप लोग देखते हैं यहां पर वेनेजुला के अंदर, और वेनेजुला के अंदर तो डिमोनेटाइजेशन भी किया गया। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब तो डिमोनेटाइजेशन जब किया गया 500 और 1000 के नोट बंद किए गए, चीजों को संभाल कर ले गए। खैर जो भी है इमोशनल किया जैसे किया, पर लेकिन ये नहीं कर पाए यहां पर। ये तो ये भी एक अच्छा मुद्दा यहां पर देखने को मिला। तो यही है, इसके बारे में यहां भी की कोशिश की गई थी। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर थोड़ा सा देखिए, मैंने आप लोगों को बोला हल्का सा लेंथी हो सकता है क्योंकि 2 दिन के करंट अफेयर हो गए। तो ये एक ओवरव्यू आप लोगों का जो था मैंने अभी आप लोगों को यहां पर मंडे उसका जो संडे का भी दिया। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये उर सिटी अभी रिसेंटली न्यूज में थी। अगर आप लोग मॉर्निंग वाली वीडियो देख रहे हैं तो उसमें डिस्कस भी मैंने इसके बारे में डिटेल में किया था। क्वेश्चन बन सकता है, डिटेल में डिस्कस करूंगा जब कल इसके बारे में बताऊंगा। डेली 2 वीडियो देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनको बता दूं, अगर ये 2 वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो कंप्लीट सारा करंट अफेयर आप लोगों के हाथ में होगा। आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग या एथिक्स का पेपर, ये सी के साथ में इंटरव्यू में या डिस्कशन कहीं करते हैं, सारी चीजें आप लोगों की कवर हो जाती है। यहां पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, टेलीग्राम पर सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर आप लोग कनेक्ट रहते हैं तो आप लोग को अगर नोटिफिकेशन भी नहीं आता है तो भी आप लोग यहां से आप लोग को आराम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, आइए एक नजर डाल लेते हैं आर्टिकल्स के ऊपर, कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। बात की जा रही है पर्ल हार्बर के बारे में। जानते हैं आप लोग पर्ल हार्बर जो नॉर्मली वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर देखने को मिला था। पर्ल हार्बर जैसा अटैक अभी साइबर अटैक यहां पर कंपेयर किया जा रहा है। एक प्यारा सा आर्टिकल है, अच्छे से जानेंगे इसके बारे में, जो कि आप लोग कई सारी नई चीजें बताकर जाएगा। ये वाला जो साइड वाला आर्टिकल है क्वाड के बारे में बात कर रहा है। काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा यार, क्योंकि क्वाड के बारे में चीजें पूछी जा सकती हैं और बहुत बड़े मुद्दे भी फिलहाल इसके बारे में क्वेश्चन भी आएगा जिसको आप लोग अटेम्प्ट करना है। ये वाला मुद्दा जो अलग अलग राज्य में रिजर्वेशन दिया जा रहा है जॉब को लेकर, उसके बारे में, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे आखिर ऐसा क्या सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो डिटेल में इस आर्टिकल को जानेंगे। नेक्स्ट वाला आर्टिकल इन्फ्लेशन और महंगाई के बारे में बात करें तो इसके बारे में भी आप लोगों को चीजें कुछ जानने को मिलेगी। और हाँ, ये वाला जो आर्टिकल है इसकी कुछ मुद्दे आप लोगों से मैं जो डिस्कस कर लूंगा वो यहाँ पर इस वाले आर्टिकल में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो बेसिकली यहाँ पर ये साइबर अटैक वाला है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर बात की जा रही है मिलकर। ये आज मंडे को एडिटर को जो लेटर लिखते हैं उनको रिप्लाई करते हैं, ये हमारे लिए काम का नहीं होता है। ये वाला जो आर्टिकल क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली मुद्दा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आज के डेट में पॉलिटिक्स कैसे चल रही है। कांग्रेस के अंदर एक अलग मुद्दा मैंने अभी G23 का बताया, तो कंफ्यूज मत होना। G23 के बारे में अगर कोई पूछे तो कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप है जो चाहता है कि कांग्रेस को अपग्रेड किया जाए। इसमें कई सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं, हालांकि क्रिटिसाइज किया गया यहाँ पर प्रेजेंट गवर्नमेंट को, पर लेकिन इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यहां पर जो बातें बोली गई हैं,
ये बोलेगी कि आज की डेट में अगर आप लोग अपनी कंट्री में देखिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, यानी कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है सेंट्रल पे, उसके बारे में बोला गया कि वो ऐसा मॉडल फॉलो कर रहे हैं जैसे चाइना का मॉडल। चाइना में क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसी का दबदबा चलता है। तो इनके द्वारा यहां पर प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ऐसे ही हमारी कंट्री में एक प्रेजेंट एक पॉलिटिकल पार्टी रहे और उसी का दबदबा रहे। तो ये आर्टिकल में राइटर जो है वो काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। बोला जा रहा है चाइना जैसी पॉलिटिक्स चाहते हैं, साउथ कोरिया जैसी इकोनॉमी चाहते हैं और इंडिया को एक हिंदुत्व सोसाइटी बनाना चाहते हैं। तो ये सारी बातें इनके द्वारा बोली गई है। तो एग्जाम के लिए कुछ भी काम की नहीं है जो इनके द्वारा ये इनकी राय रखी गई है, ठीक है। तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसी को घुमा फिराकर बोला जा रहा है कि क्या क्या सिचुएशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में चल रही है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पर पता होना चाहिए एग्जैक्टली चल क्या रहा है, तो उसके बारे में एक ओवरव्यू आप लोगों के पास में होना चाहिए। कार्टून मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, ये डेटा पॉइंट है, हल्का सा इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। तो कार्टून के बारे में आप लोग 40 से 50 शब्द लिखकर देख सकते हैं। जैसे कई सारे बच्चों का भी एफकेट के अंदर सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे मेल आए, तो आप लोगों के अंदर जो एसएसबी होगा आगे चलकर, तो उस एसएसबी के अंदर आप लोगों से पिक्चर परसेप्शन टेस्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर लिखने की प्रैक्टिस स्टार्टिंग में कर सकते हैं तो ये इस तरीके की पिक्चर देखकर भी आप लोग लिखना सीख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहां पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री में, अभी रिसेंटली एक कुछ पर्टिकुलर एक डेटा प्रस्तुत किया गया, तो उस डेटा में ये बताया गया कि 177 कांग्रेस के जो एमएलए और एमपी हैं उनके द्वारा अपनी पार्टी छोड़कर आज के दिन में दूसरी कोई ना कोई पार्टी यहां पर ज्वाइन की जा रही है, ठीक है। तो ये कई सारी कंडीशन ऐसी देखने को मिल रही है आज के दिन में। ये डेटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ये किया गया प्रस्तुत एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसके बारे में याद रखिएगा, इसको ADR आप लोग बोलते हैं। ADR ये काफी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में। ये बेसिकली जनता को जागरूक करती है इस तरीके अगर कोई रिफॉर्म की जरूरत होती है तो ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं कि कहां पर क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। तो बहुत सारी ऐसी हमारी कंट्री में सिचुएशन निकल कर आ रही है जिसमें लगभग 45% लोगों के द्वारा अभी ज्वाइन कर लिया गया बीजेपी को जाकर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी हम लोगों ने यह भी देखा था कि जिन जिन लोगों के द्वारा ज्वाइन किया गया है उनकी उनका जो बेसिकली उनकी जो अर्निंग है बेसिकली, या उनकी जो सैलरी है, बेसिकली उनका जो रिवेन्यू है, उनका रिवेन्यू लगभग 39% के करीब बढ़ गया। तो इसका मतलब ये कि ज्वाइन करने का कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा, या जिस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं तो वो सारी चीजें, तो उसी को पूरा एक एनालिसिस यहां पर किया गया। बस एक हल्का सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में और क्या चल रहा है, एक मोटा मोटा सा आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये बताया गया कहां से कौन कहां जा रहा है, तो एक पूरा जाल बिछा के ऐसा दिखाया गया है, ठीक है। तो एक हल्का सा आइडिया तो जरूर रखना चाहिए आप लोगों को इसके बारे में, ओके। आइए अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज देखेंगे, काफी डिटेल में समझेंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में, ओके। ये जो आर्टिकल क्वाड के बारे में, पर लेकिन कई सारे इसके अंदर आप लोगों को टॉपिक सिमटे हुए नजर आएंगे। यानी कि कहने के लिए तो एक आर्टिकल है, पर लेकिन इसके अंदर आप लोगों को 3 से 4 आर्टिकल और भी जानने को मिलेंगे, जिससे आप लोगों के माइंड के चक्षु खुलेंगे कि ऐसा कहां पर क्या क्या हो रहा है। तो कहने के लिए एक आर्टिकल है, पर लेकिन और भी कई सारी आप लोगों को चीजें बताता हुआ चलूंगा। पर लेकिन इसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन भी अटेम्प्ट यहां पर करना पड़ेगा। क्वाड जो है उसके द्वारा बोला गया, क्वाड ने हमारी कंट्री का जो इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा ब्रॉड कर दिया गया है। एक जो जियोपॉलिटिकल होराइजन है, यानी कि हमारी कंट्री का जो अस्तित्व है वो एक अच्छे लेवल पर निखर कर सामने आ रहा है क्वाड की वजह से। क्वाड है क्या? क्वाड बेसिकली एक ग्रुप है जिसमें 4 कंट्री है। एक साइड में है इंडिया, यहां पर हो गया जापान, ये हो गया यूएसए और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। इन 4 कंट्री के द्वारा मिलकर जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ये इंडियन ओशन हो गया, ये पैसिफिक ओशन हो गया, तो इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे शांति बनाकर रखी जा सकती है और चाइना के दबदबे को कैसे कम किया जा सकता है, बेसिकली इस मुद्दे पर यह क्वाड ग्रुप बनाया गया था। तो स्टार्टिंग में तो यही मुद्दा था, पर लेकिन फिर आगे चलकर कई और सारी बातें सामने निकल कर आने लगी। तो क्वाड के ग्रुप में अगर बेसिक इंफॉर्मेशन पहले मैं आप लोगों को दूं तो पहले आप लोग ये समझिए, क्वाड में 4 ग्रुप हैं, 4 कंट्री हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। 2007 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था क्वाड को, और उस टाइम पर इसको क्या बोला गया था? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान में रखकर चला जा रहा था कि एक सिक्योरिटी रखनी है खासकर आसपास वाले रीजन में। तो सिक्योरिटी के बारे में अगर बात कर दें तो ये सिमट कर रह जाएगा यहां पर, ठीक है। अगर जैसे कि यहां पर अगर बोला जाए कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है ये काम करेगा, इसका मतलब ये कि बस यही काम करेगा, दूसरे इसके पास में काम आता नहीं है। मान लीजिए कोई बोले कि यहां पर ये किसान है, पर लेकिन क्या पता वो किसान है, साथ में वो डेयरी का भी व्यापार कर रहा है, साथ में कुछ और भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है अलग अलग एरिया में, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे थोड़ा ना किसान है तो बस वही काम करेगा, तो और भी काम किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही मुद्दे पर उसको समेट कर रखना है। तो सिक्योरिटी डायलॉग का मतलब ये होगा कि सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। अब इसका नाम चेंज करके नया रख दिया गया क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क, ठीक है। यानी कि अब फ्रेमवर्क नाम देने का मतलब यह कि इसका जो नैरो एक सिक्योरिटी डायलॉग पर चीजें सिमट कर रह गई थी, अब उससे हटकर और भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसको यहां पर कई बार एशियन या फिर मिनी नेटो के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेटो बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है वेस्टर्न वर्ल्ड का जिसमें यूएसए और यूरोप की कई सारी कंट्री है, जो कि एक तरीके से मिलिट्री के तरीके से काम करता है, कई सारी चीजें देखने को मिलती है। ये यूएसएसआर को
को टैकल करने के लिए बनाया गया था, जिसको आज के डेट में आप लोग रसिया भी बोलते हैं, पर लेकिन चाइना को टैकल करने के लिए इसको मिनी नेटो बोलते हैं आज के डेट में, क्वाड को। ठीक है, यहां पर बेसिकली मिलिट्री और जो इकोनॉमिक जो दबदबा है चाइना का, उसकी ताकत को टैकल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ताकतवर इंसान ये मानता है कि ए ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। पर चाइना के पास में पावर तो आई है, पर एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर चाइना का देखने को नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने निकल कर आ रही है। नवंबर 2017 में जो इंडिया यूएसए ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा एक सेप दी गई कि क्वाड को ढंग से लेकर चलना है, यानी कि अब तक तो मजे में चल रहे थे, अब क्वाड को ढंग से लेकर चलना है। तो उसके चलते इंडो पैसिफिक में जो फ्री बेसिकली सी रूट होना चाहिए, जिसमें चाइना बोलता है कि सारा रूट मेरा है, तो इनके द्वारा मिलकर एक एक्सरसाइज भी अभी की गई, जिसमें मालाबार एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो मालाबार एक्सरसाइज जो थी क्वाड कंट्री के द्वारा मिलकर की गई। नॉर्मली इसमें इंडिया, जापान और यूएसए हुआ करते थे। स्टार्टिंग में जब इसको स्टार्ट किया गया था क्वाड एक्सरसाइज को, तो 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था। आगे चलकर जापान इसका परमानेंट मेंबर बन गया। किस ईयर में बन गया अब तक तो रट गया होगा, इतनी बार पढ़ा चुका हूं, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर अगर आगे बात करते हैं तो इंडिया और जो पैसिफिक ओशन है, यहां पर ये कभी तो आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलेगी, इंडियन ओशन के आसपास में, जैसे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी के अंदर में, और कभी ये पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगी ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ऑल्टरनेटिवली। अभी फिलहाल इसमें सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया भी नॉन परमानेंट मेंबर की तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये आप लोगों ने देखा है। बाकी यहां पर ये परमानेंट मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अभी क्वाड क्या बोल रहा है, इसकी जो समिट हुई, सबसे पहले तो क्वाड की पहली समिट थी। यहां पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई यहां पर ये समिट ऑर्गेनाइज कराई गई यूएसए के द्वारा, यानी कि ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली। गए तो नहीं है एक कंट्री में दूसरी कंट्री विजिट करने के लिए, पर लेकिन जो विजिट किया, जो यहां पर ये वर्चुअली देखने को मिली। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा पहली ये समिट थी, जिसमें इनके द्वारा बोला गया क्वाड्रिलेटरल जो फ्रेमवर्क है उसके तहत, तो फ्रेमवर्क याद रखिएगा, आप ग्रुप नहीं है, कोई सिक्योरिटी डायलॉग नहीं है, फ्रेमवर्क इसका नाम दे दिया गया है। ये अर्ली 2021 में क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, उस टाइम पर डिस्कस किया गया था कि कैसे चीजों को लेकर चलना है इंडो पैसिफिक, और जो मिलिट्री टेक ओवर यहां पर अभी म्यांमार में आप लोगों को जो कंडीशन देखने को मिल रही है, उसको कैसे डिस्कस करना है। तो दो सबसे बड़े जो मुद्दे भी देखने को मिले थे जब यहां पर फरवरी में, तो ये था एक तो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो हरकतें चल रही है उसको रोकना है, और दूसरा जो म्यांमार है उसमें जो हरकतें भी देखने को मिल रही है उसको कैसे टैकल करना है। इसी के साथ में ये इनका फोकस एरिया क्या रहा है यहां पर कि कोविड-19 की दवाई को भी लेकर आना है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो यहां पर पार्टिसिपेट करते नहीं थे, उनके द्वारा तो हाथ खड़े कर दिए गए थे, पर लेकिन ये ऐसे हैं अब यहां पर जो बाइडेन ये सारी चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी यहां पर बात की जा रही है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं। एक प्रतिज्ञा इनके प्लेज भी यहां पर लिया गया है कि क्वाड जो ग्रुप है यहां पर वो फ्री और ओपन रूल बेस, यानी कि ऐसा नहीं कोई आकर दबदबा अपना दिखा देगा, और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से काम किया जाएगा इंडो पैसिफिक रीजन में। नॉर्मली चाइना क्या बोलता है कि चाइना के आसपास वाला जो रीजन है वो उसका रीजन है, उसके नाम पर ये बोलता है साउथ चाइना सी मेरा रीजन हो गया, ईस्ट चाइना सी मेरा रीजन हो गया, ऐसे तो इंडियन ओशन हमारा रीजन हो गया, कर लो क्या करना है तुमको। पर लेकिन चाइना बदतमीजी की पराकाष्ठा पार कर देता है, तो इस तरीके से यहां पर इनके द्वारा इन सब चीजों को ध्यान में रखकर चला जा रहा है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। क्वाड वैक्सीन अलायंस के बारे में बात की जा रही है। वैक्सीन के लिए यहां पर ये काम करेंगे ताकि कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो सबको मिल सके, और इंडिया के द्वारा यहां पर जो सजेस्ट किया गया उसको अपना रहे हैं। ये इंडिया बोला है यहां पर वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, जिसको इंडियाज वैक्सीन डिप्लोमेसी भी बोला जाता है, यानी कि वैक्सीन के नाम पर हम लोग काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या बोला गया है, इसमें यहां पर कई सारे मुद्दे यहां पर सामने निकल कर आए कि आज की डेट में अगर हम लोग वैक्सीन का इनिशिएटिव लेकर चलते हैं तो इनके द्वारा एक एम्बिशियस जो डेडलाइन रखी गई है सबको वैक्सीन पहुंचाने के लिए 2022 तक का। तो उसके चलते जो मेड इन इंडिया वैक्सीन, क्योंकि हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर वैक्सीन बनाई जा रही है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बहुत ह्यूज लेवल पर वैक्सीन बना रहा है, तो बोला जा रहा है कि मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी रहेगी यूएसए की, जापान की फंडिंग रहेगी और ऑस्ट्रेलिया का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रहेगा, जिसके चलते हम लोग मिलकर सब जगह जो इंडो पैसिफिक कंट्री में पॉसिबल करा पाएंगे दवाइयां। क्योंकि आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने वैक्सीन नेशनलिज्म के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार इस तरीके के कि अगर कोई ऐसा वैक्सीन नेशनलिज्म के बारे में कोई ऐसा मुद्दा होता है कि एक कंट्री ने सारी वैक्सीन खरीद ली, ठीक है, जैसे कि मार्केट में जितनी किताबें मैं खरीद कर रख लूं, मैं बोलूं किसी को किताबें नहीं मिलेंगी, तो इस तरीका सही थोड़ी ना है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो इसके चलते वैक्सीन सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, तो उसी के बारे में यहां पर बातें की जा रही है। तो 4 क्वाड कंट्री हैं यहां पर, ये इनके द्वारा रिड्यूस करने की बात की जा रही है, जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर यहां पर बोला था, जो बेसिकली एमिशन है उसको। इसी के साथ में 5G टेक्नोलॉजी में भी आप लोगों को पता है चाइना काफी दबदबा है, तो उसमें भी यहां पर देखते हैं कैसे चीजों को आगे लेकर चलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, ये टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन के बारे में बात की जा रही है, तो मिलकर यहां पर ये काम करने वाले हैं। तो यहां पर जापान, यूएसए और इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया
तो सारे इस मुद्दे पर सारे सही है। इनके फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग और जो लॉजिस्टिक स्ट्रेंथ है वो कैसे कैसे लेकर चलनी है, जो पुअर कंट्री है उन तक कैसे पहुंचानी है, उसके बारे में बात करें। तो यहां पर इक्विटेबल एक्सेस होनी चाहिए वैक्सीन की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर कंट्री को दवाई मिल रही है और गरीब को दवाई नहीं मिल रही है। तो ये तो एक मुद्दे हो गए। दूसरे यहां पर अगर बात करें डिस्कशन ऑन चाइना के साथ में, अगर देखिए आप लोग यहां पर, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारे और चाइना का जो सबसे बड़ा मुद्दा था रिसेंटली अभी, जिसमें कई सारी झड़प देखने को मिली। तो इस पर्टिकुलर रीजन सॉरी एक सेकेंड। तो ये पर्टिकुलर मुद्दा में यहां पर इंडिया और चाइना आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। यहां पर एक लेक का नाम कई बार यहां पर न्यूज में था, उस लेक का नाम आप लोगों को अब तो रट गया होगा, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यार, थोड़ा सा ये सारी चीजें रिवाइज करते रहिए आप लोग, ठीक है। और जो रिवीजन वाली पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगी, एक पार्ट आए, दूसरा पार्ट आते फिर पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। फरवरी और जो जनवरी की है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी गई है, तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसके साथ में अगर बात करें, यहां पर ये बात की जा रही है हांगकांग के बारे में। हांगकांग के साथ में भी यहां पर इशू है चाइना का। हमारी कंट्री के साथ में तो अभी इशू देखने को मिला, यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना का एग्रेशन देखने को मिला। और जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इसका दबदबा नहीं चल पाया, तो अभी ये साइबर थ्रेट दे रहे हैं कई सारी कंट्री को, खासकर हमारी कंट्री को तो खासकर। उसके ऊपर भी पूरा आर्टिकल है, आप लोग जानेंगे तो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलेगी। आज के दिन में हांगकांग के साथ में झड़प रही है, आप लोगों को मैंने अभी मुद्दा पूरा बताया हांगकांग के बारे में। इसी के साथ में जिंगजियान वाला जो रीजन है, ये यहां पर जो हन चाइनीज है और जो उघर कम्युनिटी है, यहां पर ये याद रखिएगा, उघर कम्युनिटी और हन चाइनीज, इसके बारे में क्या मुद्दा है। हालांकि मॉर्निंग में मैंने डिस्कस किया था, पर फिर से एक बार बता देता हूं, छोटा सा एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं। चाइना का ये पर्टिकुलर रीजन है जिसको जिंगजियान प्रोविंस बोला जाता है। इसमें यहां पर जो उघर कम्युनिटी है वो यहां पर रहती है, उघर कम्युनिटी यहां पर रहती है, पर लेकिन ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये मिनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कई सारे खनिज लवण यहां पर पाए जाते हैं, तो इसके चलते चाइना के जो हन चाइनीज हैं वो कई सारे लोग यहां पर आए और इनके द्वारा जॉब लेनी स्टार्ट कर दी गई। तो जो लोकल कम्युनिटी थी, उघर कम्युनिटी, उनको इसके चलते डर लगने लगा कि यार बाहर के लोग आ रहे हैं, यहां पर इनको जॉब मिल रही है, हमारी जॉब छीनी जा रही है, हमको जॉब नहीं मिल रही है। तो इसके चलते एक इंसिडेंट हुआ 2009 में, और उनके द्वारा जो हन कम्युनिटी थी जो यहां पर, उसके लगभग 200 लोगों को मार दिया गया। मानिए जान तो बहुत सारे लोग गई, पर मैक्सिमम ये चाइनीज कम्युनिटी की जान गई इसके अंदर। तो इसके चलते जो चाइनीज की जो गवर्नमेंट थी उसने इनको सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, इनके ऊपर निगरानी रखना स्टार्ट कर दी, सर्विलेंस, इनको बेसिकली जो सारी फैसिलिटी है वो इनको ढंग से प्रोवाइड नहीं कराई गई, और एक तरीके से इनको हाशिए पर लाकर रख दिया। तो अभी फिलहाल ये क्या कर रहे हैं, ये भी न्यूज में था, अभी तुर्की के साथ में इनके द्वारा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन की गई है, क्योंकि तुर्की मूल के साथ में इनको कंपेयर किया जाता है। तो इनके द्वारा, चाइना के द्वारा ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी यहां उल्टी सीधी हरकतें करेगा, कोई टेररिस्ट जैसी हरकतें करेगा, तो उसको तुर्की में ले जाया जाएगा, और तुर्की में ले जाने के बाद में उसको सजा सुनाई जाएगी। और वहां पर बेसिकली ऐसा करने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्योंकि चाइना की आज के डेट में एक पोजीशन हो चुकी है, अगर चाइना कुछ ऐसी हरकतें करेगा तो चाइना की इमेज खराब होगी। तो तुर्की के थ्रू ये खराब काम करवा रहा है, क्योंकि तुर्की की तो ऑलरेडी इमेज खराब है। तो इस तरीके से यहां पर चाइना अपने हाथ साफ रखने की कोशिश कर रहा है इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, चाइना इसके बदले देखिए तुर्की फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो चाइना उसको दवाइयां प्रोवाइड करा रहा है, और भी कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर एक ह्यूज सपोर्ट यहां पर चाइना की साइड से तुर्की को देखने को मिल रही है। तो ये मुद्दा है यहां पर। तो इसके चलते जैसा रोहिंग्या वाला कम्युनिटी का इशू है म्यांमार के अंदर, ऐसा ही ये मुद्दा आप लोगों को जिंगजियान वाला मुद्दा देखने को मिलेगा चाइना के अंदर। इसके बारे में कोई ज्यादा बात क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आज के दिन में चाइना एक पावरफुल कंट्री है, कोई नहीं चाहता उसके साथ में रिलेशन बर्बाद हो, जबकि म्यांमार के वाला मुद्दा सबके सामने निकल कर आ जाता है। इसी के साथ में चाइना जो है वो यहां पर अभी फिलहाल जो तुर्की के साथ में रिलेशन कर रहा है, ये इस तरीके से जो पैटर्न कर रहे हैं, तो इसमें यहां पर जो बहुत सारे लोग हैं जो तुर्की के अंदर रहते हैं, वो इसको आवाज को उठा रहे हैं कि ऐसा कुछ चल रहा है, यहां पर नीचे ही नीचे आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा मुद्दा था जो मैंने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, एक रिवीजन आप लोगों को यहां पर मिल गया, ठीक है। आगे अगर बात करता हूं, ताइवान जो स्टेट है, चाइना और ताइवान के बीच में जो स्टेट है, वहां पर भी चाइना अपना दबदबा रखता है, तो उसके चलते मेबेश प्रॉब्लम देखने को मिलती है आप लोगों को, ठीक है। इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया के साथ में क्या मुद्दा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में मुद्दा यहां पर करेक्शन का, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कई सारे जो इंपोज किए जाते हैं हाई कॉस्ट, ताकि टारगेट जो ऑस्ट्रेलिया की जो इंडस्ट्री उनको टारगेट किया जा सके। तो ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी यहां पर चाइना जो है वो ऐसी हरकतें करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड ग्रुप का मेंबर बन चुका है। यहां पर इसी के साथ में यहां पर एक पर्टिकुलर मुद्दा देखने को मिलता है, ये सिंकाकू आइलैंड, ये आप लोग देखिए यहां पर सिंकाकू आइलैंड, यहां पर बेसिकली जापान बोलता है कि ये मेरा एरिया है सिंकाकू आइलैंड, ठीक है, चाइना बोलता है ये मेरा एरिया है। तो इसके ऊपर दोनों के बीच में झड़प रहती है। तो सिंकाकू आइलैंड भी एक काफी बड़ा मुद्दा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको चाइना जो है
जो बेसिकली सिंकाकू आइलैंड जो है यहां पर इसको चाइना जो जापान है वो सिंकाकू बोलते हैं, ठीक है। क्लेम बाय ताइवान के द्वारा भी यहां पर ये क्लेम किया जाता है, क्योंकि ताइवान आप लोग यहां पर देखते हैं और यहां पर ताइवान स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ताइवान के द्वारा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये चाइना ताइवान और जापान, तो तीनों इसको यहां पर बेसिकली अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारे भी इशू यहां पर डिस्कस किए गए कि इसको कैसे लेकर चलना है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन यहां पर देखने को मिला। बाकी चाइनीज जो साइबर अटैक है वो काफी ज्यादा अभी न्यूज में है, तो इसके बारे में तो पूरा एक एडिटोरियल ही मैं आप लोगों से भी डिस्कस करूंगा। ये भी काफी बड़ा मुद्दा यहां पर निकल कर आ रहा है, जिसके चलते यहां पर कई सारी जो माइक्रोसॉफ्ट एंड द सोलर जो विंड है, इसके चलते यहां पर साइबर ये अटैक किए जा रहे हैं चाइना के ऊपर, चाइना के द्वारा इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के, तो इनको भी यहां पर डिस्कस किया गया। ये भी काफी बड़ा मुद्दा यहां पर देखने को मिला। बाकी किस किस का क्या क्या एरिया था यहां पर, इंडिया का स्टैंड क्या था। इंडिया तो ये बोलता है वासुदेव कुटुंबकम पर हम लोग फोकस करते हैं, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पर सब मिलकर काम करें, ऐसी फिलोसफी को हम लोग आगे लेकर चलना चाहते हैं। तो ये मुद्दा है किसका, ये है इंडिया का, ठीक है। और वो चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाकर रखी जा सके। अमेरिका क्या बोलता है, अमेरिका बोलता है कि नेटो के तरीके से मत देखो भाई साहब इसको, ये काफी अच्छा ग्रुप है जो मिलकर काम करने वाला है आने वाले टाइम में। ये ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर, कोई सुनामी, साइक्लोन, कोई ऐसा मुद्दा देखने को मिलता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात करेगा, और काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में एक अच्छा कोऑपरेशन बनाने के लिए क्वाड। ऑस्ट्रेलिया क्या बोलता है कि नया परमानेंट और पावरफुल रीजनल ग्रुप है जो लाइक माइंडेड डेमोक्रेसी की, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बोला गया। जापान क्या बोल रहा है कि मिलकर काम करेंगे, इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाकर कैसे रखनी है, कोऑपरेट कैसे करना है, स्टेबिलिटी कैसे लानी है, पीस कैसे लानी है, प्रोस्पेरिटी कैसे लानी है, और कैसे कोविड-19 के साथ में लड़ना है। तो सबने अपना अपना अलग अलग यहां पर स्टैंड भी रखा, सारी चीजें बताई कि इसको नेटो मत देखो, मिलिट्री ग्रुप मत देखो, बहुत प्यारे प्यारे काम हम लोग यहां पर करने वाले हैं। चाइना क्या बोलता है, चाइना के द्वारा भी स्टेटमेंट दी गई। चाइना ये बोलता है कि अच्छा होगा अगर मिलकर ढंग से काम किया जाए, तो थर्ड पार्टी को टारगेट न करें, यानी कि मुझे टारगेट न करें, चाइना ऐसा बोल रहा है। और टॉप जो डिप्लोमेट है यूएसए के, वो चाइना के साथ में मिलने भी वाले हैं, यहां पर अभी देखने को मिलेगा। उसके बाद में बातें आगे निकल कर आएगी, मार्च के महीने में अभी मीटिंग होने वाली है। क्वाड जो है बेसिकली ये ओपननेस, इंक्लूसिव और विन विन रिजल्ट यहां पर निकाल कर लेकर आएगा, और इसी के साथ में पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी यहां पर देखने को मिलेगी। तो क्वाड ऐसा कुछ काम करने वाला है। तो पूरा क्वाड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो हमारी कंट्री का भी एक नया स्टेचर निकल कर आ रहा है सामने कि हमारी कंट्री किस तरीके से आगे चीजों को लेकर बढ़ रही है, ठीक है। तो इसके बारे में ये पूरा मुद्दा था जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर, ये बात की जा रही है पर्ल हार्बर के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा पर्ल हार्बर में जो बेसिकली यूएसए का जो बेसिकली बेस था, यहां पर इस पे जापान के द्वारा अटैक किया गया, ठीक है। पर्ल हार्बर अटैक के ऊपर मूवी बनी हुई है, अगर आप लोगों ने हॉलीवुड की मूवी देखी हो तो उसी का कंपेयर किया जा रहा है साइबर अटैक से। साइबर पर्ल हार्बर कर रहा है चाइना आज के में क्या कर रहा है, जिस तरीके से जापान ने अटैक किया था, तो उस तरीके से चाइना आज के में हमारी कंट्री के ऊपर और अलग अलग कंट्री के ऊपर साइबर अटैक कर रहा है। तो यहां पर ये जो अटैक देखने को मिल रहे हैं, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए सामने नजर आ रहे हैं। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए की जिसका नाम है रिकॉर्डेड फ्यूचर के द्वारा ये बोला गया कि इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर पर क्लैश हो रहे थे, वो क्लैश में तो यहां पर दोनों का एक तरीके से निपटारा हो गया, पर लेकिन अब चाइना क्या कर रहा है, ये मेलवेयर के अटैक कर रहा है, यानी कि एक तरीके से वायरस के द्वारा अटैक किया जा रहा है अलग अलग कंट्री पर, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के ऊपर, डिफेंस, इसी के साथ में पब्लिक सेक्टर जो पीएसयूज वगैरह हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले मुद्दे पर। तो ऐसी कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। यूएस बेस्ड जो साइबर सिक्योरिटी फर्म है रिकॉर्डेड फ्यूचर, उसके द्वारा यहां पर ये बताया गया, इस तरीके कई सारी जो चीजें हैं यूएसए में मीडिया के द्वारा यहां पर प्रेजेंट किया गया, मीडिया में इसके तब ये बातें बताएगी कि महाराष्ट्र में जो भी अटैक किया गया, महाराष्ट्र ने बोला हमारे ऊपर अटैक किया गया चाइना के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ये ह्यूमन एरर है, कोई अटैक नहीं है जो यहां पर दिक्कत देखने को मिल रही है। पर लेकिन जब यहां पर ये रिकॉर्डेड फ्यूचर के द्वारा बोला गया कि चाइना की साइड से ही अटैक निकल के आया, तब यहां पर ये बातें सामने निकल कर आई, और महाराष्ट्र के द्वारा बोला भी गया कि सारी जो चीजें हैं वो सामने रखेंगे जनता के, ताकि सब समझ सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोला था कि ह्यूमन एरर है, तो वो ह्यूमन एरर नहीं है, वो चाइना के द्वारा अटैक किए जा रहे हैं। तो ये एक काफी बड़ा मुद्दा है। नेशनल क्रिटिकल जो इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन जो सेंटर है, जिसको NCIIPC आप लोग बोलते हैं, और इसी के साथ में नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जिसको CERTIN आप लोग बोलते हैं, ये दोनों काफी अच्छे से इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर चलती हैं, अच्छे से काम करती हैं। तो इनके लिए भी कई बार इनके द्वारा भी काम किया जाता है। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकल कर आती है तो ये इसके ऊपर काम करते हैं। तो चाइना का जो एग्रेशन है उसके खिलाफ इनके द्वारा भी कई बार कैंपेन चलाए जाते हैं। तो रिकॉर्डेड फ्यूचर के द्वारा अभी यहां पर बोला जा रहा है कि ये काफी लार्ज स्केल पर चाइना के जो ऐसे स्टेट स्पॉन्सर्ड जो ग्रुप हैं वो यहां पर ये हरकतें कर रहे हैं। देखिए, एक तो ये होता है कोई अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, मैक्सिमम चाइना में देखने को मिलेगा चाइना की मिलिट्री, जो चाइना के जो
कंपनी है वो इनको सपोर्ट करती नजर आती है और उनको बेसिक प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो पावर सेक्टर, पोर्ट में और कई सारे एरिया में हमारी कंट्री के ऊपर जो अटैक किए गए, तो ये चाइना के द्वारा स्पॉन्सर्ड ग्रुप है यहाँ पर, यानी कि चाइना की कंट्री जो है वो इसको स्पॉन्सर्ड कर रही है। और नाम याद रखना, इस मेलवेयर का क्या नाम था, इसका नाम था यहाँ पर शैडोपैड, ठीक है। तो यहाँ पर शैडोपैड नाम का जो मेलवेयर था यहाँ पर, ये बैकडोर, यहाँ पर बैकडोर ट्रोजन इसको बोला गया, यानी कि एक तरीके से बैकडोर से एंट्री करेगा एक तरीके से आप लोगों के सिस्टम के अंदर में, और पूरा कमांड यानी कि सप्लाई और जो यहाँ पर उन्हें कहते हैं जो इनकमिंग और आउटगोइंग जो भी रहेगा वो सारी इंफॉर्मेशन यहां से निकालेगा और फिर उसके हिसाब से हरकतें करेगा। तो ये इसी के बारे में पूरा मुद्दा यहां पर सामने निकल कर आ रहा है। 2021 में सेवरल थाउजेंड्स ऑफ जो यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर अटैक किए गए चाइनीज के द्वारा। तो चाइना एक नए तरीके से यहां पर ये हरकतें कर रहा है आज के में। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के ऊपर भी यहां पर इसके द्वारा अटैक किए गए, इसलिए इसको चाइना का बेसिकली साइबर पर्ल हार्बर बोला गया, जैसे जापान ने अटैक किया था यूएसए के ऊपर वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर। तो अच्छा, वर्ल्ड साइबर जो पर्ल हार्बर है यहां पर, ये इसका ईयर कौन सा था, क्या आप लोगों को ईयर याद है? तो बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। हिस्ट्री में सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी, ईयर तो कम से कम पता होना चाहिए, मूवी बनी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो अटैक इतना खतरनाक होता है ये इस तरीके का साइबर कि कंट्री को घुटने के ऊपर ला देते हैं, घुटने के बल। ऐसा आप लोग देखते हैं 2016 में यूक्रेन का पावर ग्रिड जो था वो बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया था, जिसके चलते कंट्री में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली थी। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि यूक्रेन के उदाहरण से हम लोग के लिए वेकअप कॉल है, यानी कि जाग जाना चाहिए, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इंडिया और वर्ल्ड को दोनों को आंखें खोलकर यहां पर देखना चाहिए कि हमारी कंट्री में कोई ऐसी सिचुएशन बने, उससे पहले आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना है। हालांकि इसका कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं होता है, जैसे आप लोग जाते हैं दुकान पर रेडीमेड कपड़े खरीद कर ले आते हैं, ऐसा कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, पर लेकिन हाँ फिर भी सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं प्रॉपर, अगर ध्यान रखकर हम लोग चलें। नो नेशन कैन होप कि एक तरीके से कोई भी नेशन ऐसा होप नहीं कर सकते हैं कि वो कंप्लीटली इंसुलेटेड है, यानी कि उसके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। कहीं पर भी किसी के ऊपर भी कहीं भी अटैक किया जा सकता है, ये सारी चीजें बड़ी ही नॉर्मल है। तो ये इसके बारे में आइडिया रखेगा, ठीक है। तो ये अटैक जो बेसिकली है इसके बारे में जो यहां पर शैडो पैड है, आप लोगों से पूछा जा सकता है क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसी के साथ में फुल फॉर्म भी आप लोगों से कई बार इसी से पूछ ली जाती है। आप लोगों का एक राय पूछा जा सकता है कि आज के दिन में क्या हम लोग को कन्वेंशनल वॉर लड़नी चाहिए या फिर साइबर वॉरफेयर आज के दिन में एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है, वरना नॉर्मल जमीन पर जाकर एक दूसरे के सामने गोली मारते हैं, वो वाली वॉर अब कहीं ना कहीं एक तरीके से पास्ट हो चुकी है। फ्यूचर में ऐसे लड़ाई की जाए करेगी, जैसे कोरोना वायरस छोड़ दिया, ऐसा कोई वायरस छोड़ दिया, जैसे मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा ना, ये हरकतें आप देखने को मिला करेंगी आगे आने वाले टाइम में। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर बेसिकली अलग अलग राज्य में अपने एरिया में जॉब को प्रोटेक्ट किया गया, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि जॉब को जिस तरीके से लोकल एरिया में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं। यहां पर अगर आप लोगों से कोई पूछे, हरियाणा के द्वारा अभी एक लेजिस्लेशन लाया गया यहां पर, तो हरियाणा के द्वारा जो लेजिस्लेशन लाया पर गया यहां पर, तो अपने अंदर यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि जो लगभग 75 से 80% जो जॉब है वो यहां पर लोकल एरिया के जो लोगों को दी जाएगी, ठीक है। तो उसके चलते शायद 75 70 या 80 है, एग्जैक्ट डेटा क्या था बताइए तो जरा, याद है आप लोगों को? बताइए एग्जैक्ट डेटा क्या था, कम से कम हरियाणा वाले तो आंसर देना ही देना, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर यहां पर बोला गया जॉब को प्रोटेक्ट करने की बात। तो अभी फिलहाल जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हरियाणा के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़ गया, यानी कि बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगार हैं। ये कौन बोल रहा है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसको CMIE आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा बोला गया 80% जो वुमेन है वो आज की डेट में जॉब लेना चाहती है, पर लेकिन उनके पास में जॉब नहीं है और जॉब मिल भी नहीं है रही है हरियाणा के अंदर। अगर बात करें हाफ ऑफ ऑल ग्रेजुएट जो हरियाणा के अंदर जॉबलेस हैं, यानी कि जितने लोग ग्रेजुएट होकर आते हैं उसके आधे यानी कि 1/2 लोग जो हैं वो आधे के आधे लोग हैं, उनको जॉब ही नहीं मिल रही है कोई। तो ये काफी चौंकाने वाला डेटा आप लोगों के सामने यहां पर, अगर हरियाणा की जो काफी डिसमल कंडीशन के बारे में आप लोग बात करें तो कई सारे फैक्टर यहां पर बोले गए जिसकी वजह से जॉब नहीं देखने को मिलती है। पर लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत देखने को मिल रही है, 18 मिलियन के करीब वोटर हैं हरियाणा के अंदर जो वोट डालते हैं, और 11 मिलियन के करीब जो है आज के दिन में उनके पास में एक रेगुलर जॉब नहीं है, समझ रहे हैं ओनली। तो 7 मिलियन के करीब ओनली लोग ऐसे जिनके पास में रेगुलर जॉब है, 18 मिलियन में से 11 मिलियन के पास में कोई जॉब नहीं है। अगर ऐसी कोई मुद्दा देखने को मिले तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जहां जहां भी इतना बुरा अनएम्प्लॉयमेंट या कोई बेरोजगार का मुद्दा देखने को मिला है, वहां पर सोशल रिवॉल्यूशन में जनता सड़कों पर उतरी है, अपने हक की लड़ाई अपने हक की बेसिकली लड़ाई उनके द्वारा लड़ी गई है। तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिले तो हैरान मत होना, क्योंकि हिस्ट्री रिपोर्ट रिपीट होगी जहां जहां पर भी ऐसी कंडीशन देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर हरियाणा ये अकेला नहीं है जो ऐसी स्टेप उठा रहे हैं। यहाँ पर अभी झारखंड के द्वारा भी अप्रूव किया गया ऐसे ही लेजिस्लेशन कि झारखंड में जॉब जो है उनके कॉमन लोगों को पहले दी जाएगी, बाहर वालों को बाद में देखा जाएगा। और मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया यहाँ पर DMK का जो यहाँ पर अभी रिसेंटली जो मैनिफेस्टो लाया गया है, ठीक है, इसको बोलते हैं द्रविड़न मुनित्रा केजिकम, ठीक है, द्रविड़ा
मुनित्रा कजिकम, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को बताना है AIADMK की फुल फॉर्म आप लोग बताइए, चलिए ठीक है। AIADMK DMK की बता दी मैंने, तो AIADMK की आप लोग बताइए। तमिलनाडु के अंदर भी यहां पर बोला गया कि अगर असेंबली में इलेक्शन जीत जाते हैं तो जॉब जो है वो लोकल एरिया के लिए यहां पर रखेंगे। हालांकि जो इकोनॉमिस्ट है या फिर जो इंडिपेंडेंट थिंकर है उनके द्वारा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि सही तरीका नहीं है, इससे तो लिबरल आइडिया जो है फ्री इकोनॉमी का वो खत्म होता हुआ यहां पर नजर आएगा, क्योंकि फोकस जॉब क्रिएट करने पर होना चाहिए, ना कि जॉब को रिजर्व करने पर। रिजर्व करना सही नहीं है, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ना कि 3 में जैसे वो क्या करता है दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करता है, वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। अपने ऊपर फोकस करो ना, आप दूसरों को सप्रेस करने की क्या सोच रहे हो कि वो मेरे से आगे ना निकले, वो मेरे से आगे ना निकले, ऐसा मत सोचो। निकलो कि मैं अपनी जिंदगी में अच्छे से आगे बढ़ता चलूं, ठीक है। ये नहीं कि मैं उससे आगे निकल जाऊं, नहीं। क्यों कंपेयर कर रहे हो, उससे तो बहुत आगे आप लोग जा सकते हैं, क्यों अपना बेस तैयार कर रहे हो कि यहां पर उसी के आगे निकलना है, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए बोला गया कि जॉब क्रिएट करने के बारे में फोकस करो, ना कि जॉब को रिजर्व करने के ऊपर फोकस देना है। न्यू जॉब जो है वो एंटायरली स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वहां पर कई सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स फैक्टर क्या है, क्या अकेला राज्य गवर्नमेंट जॉब क्रिएट कर सकते हैं? तो बोला गया जब से गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया है तब से जो इसकी ऑटोनॉमी थी, यहां पर फिस्कल ऑटोनॉमी टैक्स वैक्स लगाने वाली, तो उसकी पावर इससे छिन गई है। तो अब यहां पर अगर कोई मान लीजिए कंपनी आ रही है, अमेजन आ रही है अपना प्लांट स्टैब्लिश करने है, तो उसको जमीन देनी है या फिर कोई और हेल्प प्रोवाइड करानी है, तो पहले क्या करते थे यहां पर ये आसानी से अफोर्डेबल प्राइस पर यहां पर ये चीजें प्रोवाइड करा देते थे। पर लेकिन फिलहाल जो है ऐसा भी नहीं कर सकते यहां पर ये, तो कई सारी दिक्कत देखने को मिल रही है, क्योंकि जीएसटी के अंदर सारा टैक्स स्ट्रक्चर आ गया। तो अमेरिका के अंदर क्या होता है, जो राज्य है वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से अपने डिसीजन लेते हैं। अगर कोई वहां पर जाकर कंपनी काम करना चाहती है तो टैक्स में कंसेशन यानी कि छूट दी जाती है और लैंड भी ऑफर की जाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है जो 5 साल के टेन्योर में लोकल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहती है न्यू बिजनेस के लिए, तो उसके पास में ज्यादा ऑप्शन रहते नहीं है। अफोर्डेबल प्राइस पर इन्वेस्टमेंट यहां पर अगर करना है तो लैंड वगैरह तो ये दे सकते हैं थोड़ा बहुत सस्ता, पर लेकिन इसके अलावा टैक्स में छूट नहीं दे पाएगी जीएसटी के चलते। तो इसके अकेले के हाथ में अब ये बातें नहीं रह गई हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। 333 डेंजर, अगर इसके बारे में आप लोगों से पूछे 33 इफेक्ट या फिर डेंजर क्या है, यहां पर ये हमारी कंट्री के 3 सबसे अमीर राज्य है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका। ये आज के डेट में इतने रिच हो चुके हैं कि आज के डेट में अगर बात करें बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 3 सबसे गरीब राज्य हैं। इनसे जो गैप था वो 1.4 टाइम था 1970s में, अब ये 3 गुना बढ़ चुका है। यानी कि अमीर राज्य अमीर होते जा रहे हैं, गरीब राज्य गरीब होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, वही फंडा है यहाँ पर। तो रिच और जो पुअर है उसके बीच में, जो स्टेट के बीच में गैप बढ़ता हो जा रहा है, तो इसके चलते और दिक्कत देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। तो हम लोग को इसको ढंग से लेकर चलना पड़ेगा। जो वाइडनिंग इंटर स्टेट जो इनइक्वालिटी है, जैसे इंटर स्टेट के अंदर इनइक्वालिटी है, अमीर अमीर और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो उसको कैसे लेकर चलना है, तो इसके बारे में आप लोगों को फोकस देना चाहिए। सब स्टेट को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो अमीर एक स्टेट है वहां पर ज्यादा अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। तो यहां पर वही बात बोली गई, डोंट प्रोटेक्ट बट क्रिएट जॉब, यानी कि डोंट को प्रोटेक्ट को जॉब को प्रोटेक्ट मत करो कि हाँ ये जॉब इसके लिए, क्रिएट करो जॉब ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिल सके। तो ये है इनका मुद्दा। आप लोग की क्या राय है तो इसके बारे में जरूर बताना। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन को बोलते हैं बेसिकली महंगाई। तो नेक्स्ट आर्टिकल महंगाई के बारे में। महंगाई मतलब जो आप लोग आज के में खरीद रहे हैं उससे ज्यादा महंगा सामान मिले, तो इसके चलते जो फूड प्राइस है या फिर फ्यूल प्राइस है, आप लोगों ने देखा कितना महंगा हो गया रिसेंटली। अभी फ्यूल जो है, गैस के सिलेंडर भी महंगे हो गए, डीजल पेट्रोल भी महंगे हो गए, इसी के साथ में बहुत सारे खाना पीने का सामान महंगा हो गया। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो मेजर किया जाए सीपीआई, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिप्लेस किया गया होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डायरेक्ट कंज्यूमर लेवल पर चेक करता है, होलसेल क्या करता है कि होलसेल रेट पर चेक करता है, ठीक है। तो यहां पर पहले 2013 में जो बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स था, पर लेकिन अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को फॉलो किया जाता है। आखिर ये बढ़ता कैसे है तो इसके बारे में पता है आप लोगों को। अगर आप लोगों से कोई पूछे, ये मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था कि कॉज क्या है इन्फ्लेशन के, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और बुलेट इन इन्फ्लेशन। तो दोनों अलग अलग उदाहरण आप लोग यहां पर देखते हैं, ये भी सेम पीपीटी है और यहां पर भी सेम है, ठीक है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और बुलेट इन इन्फ्लेशन। मतलब क्या होता है, डिमांड पुल का मतलब होता है कि मार्केट में प्रोडक्ट कम है, डिमांड ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी। पूरी मार्केट में एक ही रेडी पर एप्पल रखे हुए हैं, तो वो जितने के चाहेंगे उतने का बेचेगा उसको। कॉस्टफुल इन्फ्लेशन क्या हो गया, एक कोई गुब्बारा है उसमें हीलियम है, उसका प्राइस बढ़ गया, तो इसलिए गुब्बारे का भी प्राइस आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। पहले हीलियम 10 की भरी जाती थी, अब 20 की भरी जाती है, तो बैलून का प्राइस अब आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। कई सारे लोगों की सैलरी बढ़ गई, अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, वो मार्केट में जाएंगे, कई सारे सामान खरीदेंगे, तो डिमांड क्रिएट होगी, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ये अलग अलग मुद्दे यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है अलग अलग तरीके से। बिल्कुल ऐसी
यहां पर ये भी सेम पिक्चर है, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो सबको एवरेज जो बेसिकली रखना है, यहां पर होता क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में होता है कैसे यहां पर चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरा काम करती है। एक साइड में मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ये आरबीआई की होती है, और फिस्कल पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की होती है। मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे इंटरेस्ट रेट, सीआरआर, ये क्रेडिट रेशियो ये चेंज किए जाते हैं ताकि सिचुएशन को कंट्रोल रखा जा सके। फिस्कल पॉलिसी में टैक्स स्पेंडिंग वगैरह चेंज किए जाते हैं, तो इसके चलते इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन या फिर सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। और करते कौन है यहां पर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है यहां पर, ये मॉनेटरी पॉलिसी वाला काम, जिसमें टोटल मिलाकर 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के होते हैं और 3 होते हैं आरबीआई के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहां पर, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो भी यहां पर पावर रखते हैं, पर लेकिन वो कास्टिंग वोट डालते हैं, यहां पर डायरेक्ट वोट नहीं डालते हैं अगर कोई यहां पर टाई हो जाती है तो, ठीक है। तो ये इसके बारे में मुद्दा है जो याद रखिएगा। चेयर करते हैं इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, जो कि आरबीआई के गवर्नर जो है वो चेयर करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग को, ठीक है। तो ये था मुद्दा। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो कई सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डे भी, और ये आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा जाकर। इसी के साथ में जिसने जनवरी और फरवरी की नहीं देखी है वो भी आप लोग देख लेना, ताकि आप लोग का रिवीजन होता रहे, ठीक है। एक ही जगह इतना सारा अच्छा कंटेंट अगर मिल जाए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी पीडीएफ सारी यहां पर इकट्ठी मिल जाएगी, टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, अगर कोई दूसरा टेलीग्राम हो तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 1,30,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, इसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। बाकी यहां पर वीर तालियान इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी है, तो यहां पर भी आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। अगर लेक्चर पसंद आता है तो फीडबैक देकर जरूर जाना। लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो को, डिसलाइक करने के अगर पसंद नहीं आया, और डिसलाइक कर दे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि इंप्रूव किया जा सके। अगर लग रहा है कि लेक्चर अच्छा है तो कई सारे बच्चे इसको दूसरों तक भी पहुंचाते हैं, तो वो हमेशा आप लोग कभी ये नहीं बोले गलत चीजें शेयर किए, तो हमेशा अच्छी चीजें शेयर करो सोसाइटी में। इसलिए कहते हैं कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग द अनदर कैंडल। ये नहीं कहते कि जो एजुकेशन होती है वो प्राइसलेस होती है, और आप लोग किसी को पढ़ाएंगे तो एक ऐसा ज्ञान है जो आप लोग से दूर नहीं जाएगा। तो वही कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो जितना ज्यादा हो सके लोगों तक आप लोग इसको पहुंचा सकते हैं, अगर आप लोगों को लगता है तो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।